प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल KTC 2.0 पर आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 जो टोटल 99 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ का 5वां सेट के बारे में। ठीक है भैया, तो चलो बिना समय गवाए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कहता है दोस्त कि 0.47 यानी रिपीट कर रहा है। अगर ये रिपीट कर रहा है तो तुम क्या इसको कह सकते हो कि 0.47 के ऊपर रेकरिंग है दोस्त? कहोगे कि नहीं कहोगे? इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं कहोगे जी, क्योंकि 47 रिपीट कर रहा है तो 47 पर रेकरिंग। और रेकरिंग को भैया अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो दी हुई संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और नीचे में जितना अंक पर रेकरिंग होता है दशमलव का उतना ही यहां पे 9 डाल देते हैं, बस ये भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 47/99 मेरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि 30 विद्यार्थियों का एक वर्ग है। ठीक है भैया, लो आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 30 को टोटल विद्यार्थी है ना, जो एक कक्षा का विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित हुआ, एक परीक्षा देने के लिए गया, उसमें से परीक्षा जो दिया उसमें से 30 में से 12 विद्यार्थी का औसत 80 है। यानी इसमें से 12 विद्यार्थी जो है भैया उसका औसत कितना बता रहा है? 80 है। शेष विद्यार्थी जो 18 बच गया, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, शेष लिख देते हैं आपके लिए। शेष विद्यार्थी का औसत अंक कितना है भैया? तो कह रहा है 75 है। तो बताओ कि कक्षा का कुल औसत क्या है? यानी कि इसका कहीं ना कहीं हमसे क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई तरीका अपनाओगे? नहीं भैया, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा आंसर मजे में आ जाएगा। करना क्या है कि अपने मन से ये 30 विद्यार्थी का औसत कुछ भी कल्पना करके तुम मान लो, ठीक है ना। लेकिन सुविधा के लिए यही दोनों में से है ना, 3 रहता था, तीनों में से तुम औसत को मान लेता। जैसे मान लो सपोज कि हम इसका औसत मान लिए 75, कितना मान लिए भैया? 75। तो रियल में इसका औसत या तो 75 से ज्यादा आएगा या कम आएगा या खुद 75 रहेगा। वो कैसे पता करोगे? तो देखो इससे तुलना करो इसको। 75 से इसका औसत 80 था ना, तो 75 से 80 जो है भैया इसका जो पहले का औसत है वो 5 ज्यादा है या नहीं? कहोगे जी 5 ज्यादा है। और ये वाला कितना? तो कहोगे 0 ज्यादा है। कम रहता तो कम कर देते। अब यहाँ पे अगर औसत 5 ज्यादा है तो कुल योग कितना होगा भैया? तो 12 25 60 ज्यादा हो जाएगा। कहो ये सी अनु, यहाँ पे है ना शेष हमें 0 से गुना करोगे तो 0 ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तो ऐसे टोटल 30 में से 12 गया 18 होता। 18 क्यों लिखे? इसलिए हम 75 को यहाँ माने भी थे ताकि हम 0 आएगा, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो गया? कुल योग इतना ज्यादा हो गया, है ना। टोटल संख्या कितना था? 30, तो 30 से भागा दोगे तो आ जाएगा 2। यानी कि औसत जो है भैया ये 2 क्या होगा? इससे ज्यादा होगा। 2 ज्यादा यानी कितना होगा दोस्त? कहेंगे 77 होगा। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन डी मेरा सही होगा। तो ये चीज लिखकर हम बताए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं था। देखो तुम क्या करता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो यहां से हम सीधा सीधी औसत, कोई भी औसत हम मान लेते। मान लो कि अपना औसत कितना मान लेते? हम 75 मान लेते। क्लियर सी बात, यहीं पे हम घेरा लगा लेते, है ना। अब 75 से 75 0 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है औसत में, तो कुल में 12 25 60 ज्यादा हो गया, है ना। 60 है 0 कितना हो गया? 60। औसत में कितना ज्यादा होगा? तो 30 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा भैया? तो 2 इससे ज्यादा होगा, यानी 75 और 2 क्या होगा? 77 मेरा उत्तर होगा। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मजे में ये बन जाएगा, कहीं कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। आगे आता है एक आयताकार भूखंड, यानी आयत ऐसा होता है, क्या कहोगे जी सर? आयत ऐसा होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 का होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होता है, जिसका विकर्ण और भुजा 65 और 63 है। यानी इसका एक विकर्ण यहाँ पे दे रहा है 65 और एक भुजा कह रहा है 63 है। ठीक है भैया, तो आयताकार भूखंड का भैया परिमाप निकालो। परिमाप निकालने के लिए कहीं ना कहीं इसका चौड़ाई निकालना पड़ेगा हमको, नहीं। और चौड़ाई यानी कि अगर इसको देखो तो ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का लंब हो गया। लंब बराबर क्या होगा? तो कहोगे कर्ण स्क्वायर यानी कि 65 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कि 63 का स्क्वायर, यही हुआ। क्या कहोगे जी? अब क्या करोगे? तो कहोगे सर इसको हम वर्ग करके घटावे। नहीं भैया नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो तुम फॉर्मूला जानता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार इसको जोड़ लेंगे, यानी 5 या 3 8 6 8 12 128, है ना। गुना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। इसके आधार पर मैंने इसको तोड़ लिया, है ना। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, गुना किया, बस हो गया। इसका गुना करोगे 256 आएगा। 256 का मूल कितना हो जाएगा? 16। यानी इसका चौड़ाई कितना निकल गया? 16। लेकिन आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछता है कि इसका परिमाप भैया बता दो। तो इसका जब परिमाप निकालोगे दोस्त, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
कहोगे जी। तो 2 इंटू लंबाई इसका कितना है, कहोगे 63 है, और चौड़ाई इसका कितना है भैया, तो अभी निकाले हैं ना, कितना निकाले हैं चौड़ाई, देखो तो 16 है ना। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 2 गुना 6 3 9 6 1 7 गुना करोगे है ना, तो आ जाएगा 158। 158 कोई ऑप्शन में है, कहेंगे जी सर डी में है ना। ऐसे तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि इसका परिमाप पूछा था, परिमाप हमेशा क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 का गुणक में तो भैया यहाँ पे 3 था, खाली केवल ये नहीं था। अगर 3 को 2 का गुणक नहीं रहता तो वैसे भी ऑप्शन से भी उत्तर मेरा निकल जाता। बहुत और ऐसा क्वेश्चन भी देखने को हमें मिल जाता है। अब आगे देखो तो इस क्वेश्चन को कहता है ए बी इतना है, बी सी इतना है, ए सी इतना है, तो एक्स किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो ये हमारा ए सी है, ए सी है, कहता है बी के किस मान के लिए है ना, एक्स के किस मान के लिए बी जो है इस पर स्थित होगा, यानी एसी पर स्थित का मतलब कहीं ना कहीं बी एसी के ऊपर कहीं ना कहीं रखा हुआ है, ये इसका कहने का मतलब है। एक बात हमको बताओ यहाँ पे है ना, ए बी है x प्लस 3, यानी ए वाला मान दे रखा है x प्लस 3, यहाँ पे BC दे रखा है 2x, ए वाला दे रखा है 2x, ठीक है भाई। और AC यानी कि यहां से यहां तक का मान कितना दे रखा भैया, कह रहा है 4x माइनस 5 दे रखा है। तो x के किस मान के लिए B AC पर स्थित होगा। अब आप ही सोचो है ना, B को AC पर स्थित होने के लिए A दोनों का योग है ना AC के बराबर होना चाहिए। यानी ऐसा कह सकते हो तुम कि AB और BC को जोड़ें, AB और BC को जोड़ें तो हमको AC प्राप्त हो जाए, तब स्वाभाविक है कि B AC पर स्थित हो जाएगा, है या नहीं। तो देखो AB आपका मान यहाँ पे दे रखा है x प्लस 3 और BC का मान दे रखा है 2x, अब बराबर AC कितना है, कहोगे 4x माइनस 5। अगर इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x है ना, इन आएगा तो माइनस 4x बराबर 5, माइनस 5 है ना, अब माइनस 3 हो जाएगा। और हल करोगे तो हो जाएगा माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस का 8, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 8 होगा। यानी x का मान अगर 8 ले लिया जाए, x का मान अगर 8 ले लिया जाए तो यह b जो है AC पर कहीं ना कहीं स्थित नजर आपको आएगा, यानी E प्लस E बराबर E हो जाएगा। क्लियर सी बात है। बस ये ज्यामिति का क्वेश्चन था आपका। आगे देखते हैं, कहता है एक विक्रेता ने 25 गो लैपटॉप है ना 12% के लाभ पर बेचा, कोई बात नहीं, 25 गो लैपटॉप 12% का लाभ पर बेचा, 15 गो लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह सभी 40 लैपटॉप को है ना 18% लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपया बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा। बनाने के लिए तो बहुत सा तरीका आपके पास होगा, लेकिन याद करो थोड़ा सा हम इसके लिए पीछे जाना चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन बताए थे, वो कंसेप्ट को याद दिलाने के लिए, ए वाला जो एवरेज का क्वेश्चन था, इसी के आधार पर क्या उस क्वेश्चन को बना सकते हो, बिल्कुल तुम बना सकते हो है ना। देखो हम बनाकर आपको वहां पे दिखाते हैं, कितना बढ़िया से आपको वो बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल के लैपटॉप है भैया, तो कहोगे 40 लैपटॉप है, टोटल के लैपटॉप है 40 लैपटॉप है। हम यहाँ पे मानते हैं, यहां लिख देते हैं आपके लिए कि टोटल लैपटॉप 40 गो है, उसमें से 25 लैपटॉप को वो 12% के भैया लाभ पर बेच रहा है, 12% के लाभ पर बेच रहा है, और शेष 15 लैपटॉप को 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो बताओ तो कुल पर कितना लाभ हुआ, कैसे निकालोगे, क्या तुम निकाल सकते हो या नहीं, ये बताओ। अभी बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया, ई बराबर ई हुआ ना, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। कैसे निकालोगे, तो हमने बोला था वहां पे सर ये दोनों में से किसी एक को औसत मान लेते हैं, प्रतिशत लाभ या हानि है तो प्रतिशत लाभ या हानि यहां मान लेंगे। तो किसी एक को तो मान लो, जैसे हम 12% मान लिए कि पूरा पर कितना का लाभ हुआ, ऐसा हम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं भैया, तो कहते हैं 12%, कुल लाभ पर कितना हुआ, 12% लाभ हुआ। अब इसे कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 12 से 12 जीरो ज्यादा है, आइए कितना ज्यादा है भैया, तो कहोगे ये 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। यानी यहां से 25 गुना जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां से 15 8 20 से 120 हो जाएगा। इतना टोटल ज्यादा हो गया, के गो में, कहोगे 40 गो में, है ना। तो एवरेज ग्रुप में निकालो कितना ज्यादा हो गया भैया, तो 3 ज्यादा हो गया। यानी कुल पर जो लाभ होगा इतना प्लस 3% होगा, यानी 15% होगा। कुल पर लाभ कितना का होगा दोस्त, 15% का लाभ होगा, है ना। ये मजे में ये क्वेश्चन मैंने बना डाला। अब यहां पे कहता है कि कुल पर लाभ कितना हो रहा है, कह रहा है 18% का हो रहा है, जिससे नहीं, यहां कह रहा है कि यदि उसने पूरा लैपटॉप को 400 लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचे होते तो उसको 30,000 रुपया अधिक मिलता, लाभ 30,000 रुपया अधिक मिलता। सोचो यहां पे अगर 18% लाभ पर बेचता, हो रहा था लाभ कितना उसको,
15%, तो कितना अधिक मिलता? कहोगे 3% अधिक मिलता, है ना। पहले उसको उस हिसाब से कितना लाभ मिल रहा था पूरा लैपटॉप पर कहोगे 15% का सर लाभ मिल रहा था। अगर वो 18% पर बेचा होता तो कितना ज्यादा लाभ मिलता? तो कहेंगे सर 3% ज्यादा मिलता। लेकिन प्रश्न कह रहा है कितना ज्यादा मिल रहा है? 30,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो 3% का वैल्यू हो गया दोस्त 30,000 रुपया। 30,000 है ना, 30,000 रुपया। तो क्रयमूल्य क्या है? यानी कि 100%। क्रयमूल्य निकालना है तो क्या निकाल देंगे? 100% का मान, बस निकल गया। यानी आ गया 30,000 बटा 3 गुना का 100, है ना। ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया दोस्त? कहोगे 1 पर 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, इतना रुपया टोटल क्रयमूल्य हो गया। लेकिन हमसे पूछता है कि 40 लैपटॉप का क्रयमूल्य समान है, तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रयमूल्य बताओ। यानी कि प्रत्येक, यानी कि एक लैपटॉप का। तो एक लैपटॉप का क्रयमूल्य निकालने के लिए क्या करोगे दोस्त? तो कहेंगे सर इसको मैं 40 से भागा दे देंगे, 40 से भागा देंगे, एक लैपटॉप का क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो इस शून्य से इस शून्य कट गया, यहां से काटोगे तो कहोगे 25 400 और 3 गो 0 हो जाएगा। यानी कितना एक लैपटॉप का मूल्य आ जाएगा भैया? कह देंगे 25,000 रुपया आ जाएगा। 25,000 ऑप्शन में है, कहेंगे जी बी में है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इस बात को समझना, ये बिना लिखे क्रिया कर सकता था तुम, है ना। मैंने तो इतना लिख कर बताया, इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं था, है ना। ये लाइन को देखकर तुम बता सकता था कि वास्तव में, है ना, 25 लैपटॉप को अगर वो 12% लाभ पर और 15 लैपटॉप को 20% लाभ पर बेचा तो वास्तव में कुल कितना का लाभ हुआ, यहां पे ऐसे निकाल सकता था। यहां पे देखो हम निकाल के आपको बता रहे हैं मौखिक, कुल लाभ कितना का हुआ। तो किसी को मान लो, जैसे मैंने कह दिया कुल लाभ कितना का हुआ दोस्त? 12% का हुआ, ऐसा मान लिए। तो ये तो 0 हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया, है ना। ये 20% है तो 8% ज्यादा है, तो 15 8 20 से 120 ज्यादा हो गया, है ना। कुल में तो 40 को में कितना हो गया? तो 120 बटा 40, 120 बटा 40 यानी कि 3% ज्यादा हो जाएगा इससे। यानी कि कितना कुल पर लाभ हो जाएगा? 15% का। कुल पर लाभ 15% का हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं, कुल पर अगर 18% लाभ लेकर बेचते तो हमको 3,000 ज्यादा मिलता। तो 18 - 15 यानी कि 3% का वैल्यू हो गया 30,000। तो 100% का मान निकाल दिए, टोटल लैपटॉप का क्रयमूल्य निकल गया, ठीक है ना। हमें एक लैपटॉप का चाहिए तो टोटल क्रयमूल्य में, है ना, टोटल लैपटॉप यानी कि 40 लैपटॉप से भागा दे दिए, एक लैपटॉप का क्रयमूल्य निकल गया। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, यह है कहीं ना कहीं टेबल का क्वेश्चन, है ना। कहता है कि 2020 में बिहार से चयनित छात्रों की संख्या, 2020 कहां पे है भैया? तो ये है ना, बिहार ये है ना, ये चयनित छात्रों की संख्या यानी कि 380। सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित, दिल्ली ये है ना, दिल्ली में सभी वर्षों में चयनित छात्रों की संख्या ए वाला का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कि ई वाला इसका कितना प्रतिशत है। यानी कैसे निकालोगे? तो कहोगे दोस्त कि 380 के बारे में पूछ रहा है, ऊपर डाल दो, और इसकी तुलना में पूछ रहा है तो इसको जोड़ के नीचे डालो। 1 2 3 4 सॉरी शून्य हो गया, यहां देखो 8 2 10 16 16 5 21 16 5 21 के एक बाकी 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13 और 3 16, इतना हो गया, है ना। और गुना क्या कर दोगे? 100, यानी 380 इतना का कितना प्रतिशत है? तो इतना बटा इतना अगुना 100। बस इसको हल कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अब 380 में 161 से भागा दे दोगे, आराम से निकल जाएगा। हम यहाँ पे भागा दे देते हैं, है ना। 380 में 161 से भागा दोगे, है ना, कहीं ना कहीं आपको 2 बार डाल रहा है, 2 बार लग रहा है, 2 बार 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32, इसी से आपका उत्तर निकल जाएगा 2 बार, है ना। नहीं, यहाँ पे और भी है, ठीक है। अब इसको घटाओ, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 7 में से 2 गया 5। अब आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? तो 8 दशमलव आ जाएगा, नहीं एक शून्य और इस पे आना चाहिए था, एक शून्य और आएगा यहाँ पे, है ना। ये शून्य आ गया। अब लग जाएगा आपको 16 48 16 64 16 48, यानी कि लगभग 23 दशमलव समथिंग आएगा, है ना। ये नहीं होगा, ये 20 है, ये 15 है, 23 इसमें है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। पूरा कैलकुलेशन हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस ढंग से क्वेश्चन को बनाओगे, बहुत मजे में दोस्त आपका बनेगा। आगे देखो, तो यह था 6ठा नंबर का क्वेश्चन। 7वां देखते हैं, 7वां क्या कहता है कि निम्नलिखित में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 72 और भैया 119 को अगर भागा दें तो शेष 3 और 4 बच्चे। यानी कि यहां पे भागा दे तो शेष 3 बचे, यहां पे भागा दे शेष 3 बचे, यहां भागा दे तो शेष 4 बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? संख्या में से शेष को घटाकर मसा निकाल देते हैं। तो चलो घटाते हैं, यहाँ पे 12 में से 3 गया 9, 69 आ गया। आई घटाओगे तो आ जाएगा 115, इसका मसा निकाल दोगे। मसा कैसे निकालते हो दोस्त? तो कहते हैं सर ये दोनों का पहले तो हम अंतर निकालते हैं मसा निकालने के लिए, नहीं तो 15 में से 9 गया 6 और ये बच गया 10 में से 4 गया 6, यही बचेगा, क्या कहोगे जी,
है ना, ये नहीं बचेगा। 915 के 5 बाकी यही बचेगा, है ना। 46 से कट नहीं रहा है तो 46 का यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 गुना 23 पहले करके देखेंगे, है ना। 2 से तो नहीं कट रहा है, 2 को हटा दो। 23 से देखो तो 3 बार में कट रहा है, 23 से 5 बार में कट रहा है, यानी कि इसका मासा जो होगा दोस्त कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, 23 हो जाएगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 23 होगा, जिससे तुम इसमें भागा दोगे तो शेष क्रमशः 3 और 4 बचेगा। ठीक है ना, मासा का क्वेश्चन था। हाँ, 7वां के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है एक नियमित बहुमुख का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है। देखो, अपने मन से हम आपको समझाने के लिए यहां पर एक बहुभुज बनाते हैं। ठीक है ना, बहुभुज के सभी भुजा को एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार बना सभी बाह कोणों का योग, टोटल बाह कोणों का योग, इस सारा का सारा बाह कोणों का योग कितना होता है दोस्त, 360 डिग्री होता है। ये आपको पता होगा। खैर, इसका एक आंतरिक कोण 135 डिग्री दिया है, यानी ए वाला कोण 135 दिया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेखियम के कोण से क्या होता है भैया, कि ये दोनों कोणों का योग 180 होता है, यानी ई वाला आई वाला का योग कितना होगा, तो कह देंगे 180 होगा। तो ये कोण कितना बचेगा, तो 180 में से 135 को घटा दोगे, यानी कितना बच जाएगा, कहोगे 45 डिग्री, है ना। एक बाह कोण का मान निकल गया 45 डिग्री, और टोटल बाह कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ऐसा बाह कोण के गो बना, तो 45 से भागा दे दो, 45 से भागा दोगे तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा क्या, कहोगे जी 12 बार में बढ़ चौके 48 नहीं, है ना, 15 नहीं, 8 बार में क्या होगा भैया, कट जाएगा। यानी 8 को ऐसा कोण मिलेगा हमको, बाह कोण ऐसा 8 को अगर कोण मिलेगा तो 8 को भुजा भी मिलेगा, यानी इसमें भुजा की संख्या भी कितना होगा दोस्त, कहेंगे 8 होगा। यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि भुजा की संख्या हमसे पूछा गया था। ठीक है ना, तो इतना समझाने के लिए हम बता रहे हैं, है ना। आप बनाओगे तो बिल्कुल जितना दिन बता रहे हैं उसका 1/4 में आप बना लोगे। कहता है यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण में भाट के स्थान पर, यानी प्रश्न चिन्ह के आधार पर कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान होगा, यानी कि अनुमान से मान निकालना है। एक बार देखो, हम यहां बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। 26.52, इसको लिख सकते हैं क्या, 53/2, है ना, इसको लिख सकते हैं 53/2। अरे भैया, है ना, 26 इसको काटोगे कितना, 26 दूनी 52 होता है ना, 26 दूनी 52 होता है, तो 53/2 कर दिए इसको हम, सीधा सीधी इसको हम लिख दिए, इसको काटोगे तो इतना आ जाएगा, गुना इसमें 2 से गुना कर दिया तो 53 हो जाएगा ना, बटा में 2 कर दिया। यहाँ पे देखो तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, है ना, 8 है तो एक बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं, 4। ठीक है भैया, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो इसको 7.5 मान लेते हैं, 7.5 दूनी कितना होगा, तो 7 में 14 15 हो जाएगा, नहीं 15। इसको क्या कहते हैं भैया, तो 27 से रहने देते हैं, प्लस इसको क्या कर देते हैं, 27 से रहने देते हैं। ठीक है ना, 27 3 है तो 27 छोड़ देते हैं। ये वाला देखो तो ये 2 बार में कट जाएगा, कहेंगे जी, है ना। ये हो गया 6, 5 दूनी 10, है ना। यहाँ पे हो जाएगा, ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, 12, 15 12 27, 27 में से 15 गया 12। ठीक है भैया, अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 118 होगा। 118 कोई ऑप्शन में है, 118, यानी कि लगभग मान पूछा है तो 119 वाला आपका उत्तर हो जाएगा, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इस ढंग से इसको बना लोगे, और अपने ढंग से भी बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं उसी ढंग से आपको बनाना है। कहता है एक व्यक्ति 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदा, है ना, 15 वस्तु खरीदा, यानी हम कह सकते हैं दोस्त यहाँ पे कि एक वस्तु को वो खरीद रहा है कहीं ना कहीं 1 रुपया में, ऐसा कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, क्यों, क्योंकि 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदा। यदि वह एक वस्तु, प्रत्येक का मतलब एक होता है, एक को 1.23 रुपया में बेचा, यानी एक वस्तु को बेच कितना में रहा, 1.23 रुपया में भैया वो बेच रहा है, तो उसका लाभ बता दो। तो भैया लाभ तो बहुत मजे में निकल गया, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान दोगे तो थोड़ा सा और आप कैलकुलेशन करने से बच जाओगे। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है हमसे, देखो यहाँ पे उसका लाभ प्रतिशत निकालो, तो क्रय मूल्य को तुम 100 बना दो। क्रय मूल्य को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 100 से गुना करना होगा, यानी क्रय मूल्य हो गया 100 टका, इसमें 100 से गुना करोगे 10 में हट जाएगा, कितना हो जाएगा 123, यानी लाभ कितना का हुआ, तो कह दोगे 100 का सामान 123 में बेचा तो 23 रुपया का लाभ हुआ। चूंकि यह लाभ 100 में हुआ, अतः इसी को हम क्या कह देंगे, प्रतिशत कह लेंगे, यानी 23% का भैया क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये सब हल्का हल्का कॉमन सेंस आपको लगाना होगा, क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। जितना बार इसको बनाओगे उतना ही तरह का आपको अनुभव मिलेगा। ये तो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे है ना ऑप्शन भी है 4 बटा में है कि x का मान यहाँ पे पुट करके इसको हम, है ना, संतुष्ट जो करता वह मेरा उत्तर होता, लेकिन ऑप्शन है ना x का मान 4/5 3 ऐसे दिया है। तो ऐसा करो कि ए वाला को इधर फेंक देते हैं, ए वाला को इधर रहने कर हल कर देते हैं, है ना। ये क्या होगा, 6/x हो जाएगा, -2/x माइनस 1 बराबर, इसको उधर फेंक दो, 1/x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
अब इसको कैलकुलेशन कर लो, कैसे करोगे दोस्त? तो कहोगे सर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, दोनों का गुणनफल माइनस एक्स, इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना भैया, है ना, ये दोनों का गुणनफल लघुत्तम लिए तो ऊपर में e गुना e माइनस e गुना e होता है ना, कहोगे जी बराबर हो गया 1/x माइनस का 2, ठीक है। अब यहां पर देखो तो अब 3 से गुना करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, या फिर एक बार और चाहो तो 6 2 कितना हो गया 8x, 6 में से 2 गया 4x, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे एक कलर लेते हैं, देखो ये है 6x, आइए कितना है माइनस का 2x, तो कितना हो गया ये 4x हो गया, कितना हो गया भैया ये 4x हो गया, ये 4x से यहां गुना करोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x से माइनस 2 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना, माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है ना भैया। इससे अब ये 6 से गुना करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस 6x, और 6 से इसमें गुना करोगे तो माइनस में प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर इधर चल जाएगा ऐसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो ए हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, ये दोनों को जोड़ोगे, ये दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 814x, कितना हो जाएगा 14x, ठीक है ना, एगो x ये था यानी कि, है ना, 13x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 13x हो जाएगा, ठीक है ना, 13x हो जाएगा। देखो यहाँ पे 814x ही हो गया, x इधर लाओगे तो प्लस न हो जाएगा, तो माइनस 14x प्लस x कितना हो जाएगा 13x, ये प्लस का 12 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हल कर दो, कहोगे 12 3 36 कितना हो जाएगा भैया प्लस 36 हो जाएगा। 36 का ऐसा दो फैक्टर करना है, 36 का ऐसा दो फैक्टर करना है दोस्त जिसको जोड़ने पर माइनस 13 आवे। कैसे करोगे? जोड़ने पर माइनस 13, तो 9 4 36 होगा क्या, देखो तो 9 4 36 आ रहा ना, और जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस 13 लाना है, माइनस के लिए दोनों का चिन्ह क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी आपका मूल क्या होगा, यहाँ पे आपका मूल क्या होगा, तो यहाँ पे देखो मूल होगा कितना, तो चिन्ह बदल दो, माइनस 9 है तो ये कर दो प्लस 9, ठीक है भैया। अब बटा में ए वाला डाल दो, कितना 3, और दूसरा का मूल कौन होगा, तो माइनस 4 है तो ये हो जाएगा प्लस 4, अब बटा में कर दो इसका गुणांक यानी कि 3, यानी आपका मूल हो जाएगा 3 और 4/3। मूल का मतलब समझते हो ना, ये मूल का मतलब x का मान से होता है, ये मूल का मतलब x का मान से होता है, ये ध्यान देना, है ना, यानी x का मान आ गया 3 और 4/3, जो 4/3 और 3 4/3 और 3, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस ढंग से आपको बनाना होगा। तो कोई क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन देखने को मिलता है और कोई क्वेश्चन ऐसा ही मौखिक तुम निकाल लेते हो, है ना, दोनों तरह की बात यहाँ पे है। कहता है कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं को प्राइम, है ना, इसको कहते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य जो होता है ना, वैसा युग्म होता है, वैसा युग्म जिसका महत्तम संवर्तक, है ना, या मासा कह सकते हो, कितना होता है, एक होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हो 4 और 5 एक युग्म हुआ, है ना, 4 और 5 का अगर मासा निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसी ढंग से कहोगे 3 और 7, है ना, कोई भी ले लो ना जिसका महत्तम 1 आवे, ये सब क्या है, को प्राइम है। यहां से वही चुनना है कि जिसका महत्तम 1 आवे। तो देखो ये दोनों में, है ना, ये दोनों में तो 7 कॉमन है, इसका मासा 1 तो आएगा नहीं। यहाँ पे 17 कॉमन है, इसका मासा आना है, इसमें भी देखो 6 कॉमन नजर आ रहा है, ये भी मासा नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 34 और 35 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इसको महत्तम निकालोगे तो 1 आएगा, यानी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या कहता है कि परिणामी समीकरण कौन होगा, है ना, यानी इसको भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, है ना। जैसे देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 है, उधर वाला को खाली हल करो, ये दोनों को गुना करो, तो पहले x से ये दोनों में गुना करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें गुना करोगे तो इसमें 3 में करोगे तो माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पे, है ना, x से तो दोनों में गुना हो ना गया, पहले इससे ये दोनों में गुना कर लो। अब जब क्या करोगे कि अब जो बचा 2 से ये दोनों में गुना करो, इसमें और फिर इसमें करोगे तो माइनस 2 गुना x करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, अब माइनस में प्लस, है ना, 2 3 6 हो जाएगा। खैर अब यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, अब आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक्स का पावर को देखना है, सिर्फ पावर आपको क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, सबका पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मैक्सिमम पावर 1 आ रहा है, यानी यह जो समीकरण हुआ ना, एक घातीय समीकरण हुआ, है ना, एक घातीय, यानी कि एक घातीय समीकरण इसको हम कहेंगे,
है ना, एक घातीय समीकरण इसको हम कहेंगे, है ना, क्योंकि इसका महत्तम पावर 1 है। अगर महत्तम पावर मैंने सबसे ज्यादा का सबसे महत्तम वाला पावर अगर 2 होता है तो वह द्विघातीय कहलाता है, ठीक है ना, और अगर 3 होता है तो वह त्रिघातीय कहलाता है, ठीक है। तो खैर ये तो एक घातीय हुआ, लेकिन ऑप्शन में हमें चुनना है ना। यहां देखो घन समीकरण होगा क्या, कहेंगे नहीं सर, जिसका पावर 3 होगा वह त्रिघातीय होगा, यानी कि क्यूब इक्वेशन होगा, यानी कि घन समीकरण होगा। घन बहुपद, बहुपद किसको कहते हैं और समीकरण किसको कहते हैं, तो देखो बराबर में कुछ आ जाए, जैसे बराबर 0 लिखता है तो ये आपका समीकरण हो गया, अब बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, यानी कि इतना ही बात होता। जैसे मान लो तुम लिख देता है 2x, है ना, प्लस 3 एक तरह से, है ना, बराबर में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाता है आपका बहुपद कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और यहाँ पे कुछ लिख दिया, मान लो ऐसे लिख दिया, बराबर 0 कर दिया, है ना, तो बराबर में कुछ आ गया तो ये हो गया समीकरण, अब बिल्कुल इसी हिसाब से क्या हो गया आपका बहुपद हो गया। ये बात को समझना। तो खैर घन बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका महत्तम पावर 3 हो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि महत्तम पावर इसका 1 है, तो द्विघात समीकरण भी नहीं होगा, तो द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ बिल्कुल द्विघात समीकरण ये नहीं है, क्लियर है। ये ऐसे बनाओगे इसको, हमने इसमें 1 2 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला कहता है, कोई लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है, उसे 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकेंड का समय लगेगा, है ना, कितना सेकेंड का भैया समय लगेगा, ये कह रहा है ना। वर्गाकार है ना, क्या है भैया, तो वर्गाकार है ना। देखो ये वर्गाकार एक मैदान है ना, जिसकी भुजा है 38 मीटर, 38 मीटर। इसका एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा दोस्त, कहोगे सर जितना इसका परिमाप होगा, जितना इसका परिमाप होगा। नहीं, परिमाप क्या होता है, चारों ओर का घेरा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चारों भुजा का योग परिमाप होता है। क्या होगा परिमाप, तो कहोगे 38 गुना का 4 होगा, है ना। यानी एक चक्कर लगाने का मतलब, एक चक्कर लगाने का मतलब दूरी कितना तय करेगा, 38 गुना 4 मीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर है यहां तक, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो कहता है कोई लड़का 6 के स्पीड से दौड़ लगाता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकेंड का समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा चाल होगा। दूरी क्या लोगे, तो एक चक्कर लगा रहा है तो इसका परिमाप लोगे, परिमाप कितना है, कह देंगे 38 गुना 4 है, अब बटा चाल यहाँ पे दे रखा है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दोगे। 18 नीचे ना लिखकर ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है ना। बस इसको हल कर दोगे दोस्त, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्षेत्रीय 18 आ जाएगा, आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे कि ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना करोगे, इसीलिए कि नीचे शून्य आ जाएगा तो खाली दशमलव हमको बैठाना रह जाएगा, ठीक है। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, है ना। तो 38 गुना क्या करना होगा दोस्त, हमको 24 करना होगा, 24 करना होगा, तो कर देते हैं गुना, है ना। तो 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, है ना, 8 दूनी 16 और 16 और 12, 16 12 28 और 3 31, 28 और 3 31 के 1 बाकी 3, 3 दूनी 16 और 3 9, 912 और नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, इतना सेकंड लगेगा, 91.2 सेकंड का लगेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस ढंग से इसको बनाना था। हमें लगता है आपको यह भी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका कहता है बहुलक निकालो। बहुलक का मतलब क्या होता है ना, मोड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोड। बहुलक का मतलब होता है जो चर सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार आया हो, ज्यादा बार आया हो, वही चार मान क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तब तो हमको देखना पड़ेगा कौन चार मान सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है भैया। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे समझा दूं आपको, जिससे 2 है, एक चार मान कौन है, 2 है, तो 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ही बार आया है, ठीक है ना भैया, है ना। जितना बार आता है वह इसका कहलाता है बारंबारता। 4 2 की बारंबारता 2 हुआ। उसी ढंग से अगर हम 3 की बात करें तो 3 देखो कितना बार आया है, कहोगे सर 3 3 3 3 3 भैया एक ही बार आया है, यानी 3 की बारंबारता क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखो 5, तो 5 कितनी बार आया है, ठीक है भाई, 5 कितनी बार आया, तो कहोगे सर 5 भी तो लगता है एक ही बार आया है ना। आगे देखो कितना है, 15 है, तो 15 देखो 15 कितना बार आया है, तो कहोगे 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, 4 बार 4 बार 4 बार, यानी 15 का बारंबारता कितना हो गया, 4। तो हमको लगता है सबसे ज्यादा बार तो 15 आया है ना। बहुलक कितना हो जाएगा, 15, लेकिन अभी रुक जाना, है ना। अब देखो 20, तो 20 कितनी बार आया है ये आपको देखना होगा। कहोगे सर 20 भी तो लगता है एक ही बार आया है
है ना। 20 के बाद कौन है 21, 21 के बार आया है, कहोगे सर 21 21 21 21 21 21 भी एक बार आया है, इधर लिख दें। 21 के बाद कौन आया 23, 23 कितनी बार आया है, कहोगे सर 23 आया है हमारा, 23 एक बार दो बार, है ना, दो बार आया है। फिर 23 के बाद कौन है 25, 25 कितनी बार आया है, कहोगे सर 25 एक बार दो बार आया है, 25 दो बार आया है, ये इसकी क्या हो गया बड़ा मार्ता हो गया। अब यहां पर देखो, है ना, यहाँ पे बहुत सारी बात छिपा हुआ है। सबसे पहली बात कि ये हमारा चार मान कहलाता है, क्या कहलाता है, ये चार कहलाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि चार मान 15 की बारहमारता क्या है, तो कहेंगे सर 15 कितनी बार आया है, 4 बार, तो ये हो गया 15 की बारहमारता हो गया, ठीक है भाई, है ना। हमसे पूछा है बहुलक, जो चार मान सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया है भैया, तो कहेंगे सर 15 4 बार आया है, बाकी सब 4 से कम बार आया है, अतः है ना बहुलक हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो बोलो हाँ, है ना। अब यहाँ पे ऐसे सवाल करेगा तो खैर समझा दिए आपको, कहे कि 3 का बारहमारता क्या है, तो 3 का बारहमारता का मतलब 3 कितनी बार आया है, तो कहेंगे एक बार आया है ना, एक मेरा उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलो, अगर पढ़ने का जिज्ञासा हो तो मैथ से आसान कोई विषय नहीं होता है दोस्त, इस बात को ध्यान देना। कहता है दो पूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण का, छोटा कोण को हम x मान लेते हैं, तो बड़ा कोण छोटे कोण के माप का 3 गुना, है ना, छोटे कोण के माप का 3 गुना, है ना, x का 3 गुना से शेक कम है, इससे शेक कम है, ये कौन हो गया हमारा बड़ा कोण हो गया। छोटा कोण को क्या माना है x, छोटा कोण को x, आइए हमारा कौन हो गया भैया, तो ये हो गया हमारा बड़ा कोण हो गया, बड़ा कोण इतना हो गया और छोटा कोण हमारा कितना हो गया भैया, तो x हो गया। छोटा कोण को x माना तो बड़ा कोण के बारे में कह रहा है कि छोटे कोण का 3 गुना यानी x का 3 गुना यानी कि 3x से 6 कम है। अब दोनों के दोनों क्या है पूरक है, पूरक कोणों का योग कितना होता है, दोनों पूरक कोणों का योग 90 होता है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 90 हो जाएगा। यस या नो, कहेंगे जी सर बिल्कुल 90 होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर, उधर जाएगा जुड़ जाएगा 96, तो x बराबर कितना होगा, तो कहेंगे है ना 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 24 चौ 96, 24 हो जाएगा। हमसे पूछता है कि भैया बड़ा कोण हमको बता दो, कौन बता दो, बड़ा कोण के बारे में हमको बता दो। तो बड़ा कोण कौन है, ए वाला है ना, कहेंगे जी 3x - 6 है, कहेंगे 3 गुना 24 - 6 कर दो, तो 24 या 72 - 6 यानी कि 66 हो जाएगा बड़ा कोण, 66 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। 16 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, है ना। कहता है ए का मान बताओ, कोई बात नहीं, यहां पे देखो इसका हमें मान निकालना है, इसका, तो इसका यानी यहां लिख दें 27x³ को तुम लिख सकता है क्या 3x का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हो जी, है ना। -8y को लिख सकता है क्या 2y का क्यूब, 8y³ को, है ना, 8y³ को 2y क्यूब लिख सकते हो क्या, यानी कि a³ - b³ के फॉर्मेट पे हो गया। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना, a - b यानी कि 3x - 2y, है ना, a³ - b³ बराबर होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3x इंटू 2y इंटू a - b, पुनः होता है a - b, ये होता है क्या कहोगे जी, है ना। फार्मूला अगर याद नहीं है तब तो परेशानी हो जाएगी, अगर फार्मूला याद है तो मजे में बना लोगे। अब यहां पर देखो तो कहोगे 3x - 2y का मान हमारा 10 दिया हुआ है, यानी a वाला मान कितना दिया हुआ है 10। इसको हल करोगे तो 3 3 9 दूनी 18xy होगा, नहीं क्या होगा ये 18xy होगा, ठीक है ना। और ये वाला मान तो आपका 10 है ही। अब देखो यहाँ पे हल करते हैं, 10 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 1000 हो जाएगा, प्लस xy का मान यहाँ पे दे रखा है कितना 11, है ना, xy का मान कितना दे रखा है 11 दे रखा है, तो 11 गुना 18 करोगे तो हो जाएगा 8 8 1 9 198 हो जाएगा। अब गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको आओ हल करोगे तो आ जाएगा 1000 प्लस 1980। अब यहाँ पे जोड़ो, अंत में 80 किसका है, इसका है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब जोड़ोगे तो अंत में अंतिम दुआंक 80 ना आएगा, देखो तो यहाँ पे अंतिम दुआंक क्या आएगा 80 आएगा, है ना। आज जोड़ना भी आसान है, 80 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, यानी 2980 होगा, 2980 यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो इस ढंग से इसको बनाना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ये वाला कहीं ना कहीं ग्राफ का क्वेश्चन है, कहता है कितनी शाखाओं में कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं के औसत बिक्री से अधिक है, यानी कि ये सेवों का
1 2 3 4 5 6 वो जो यहाँ बिक्री हुआ है ना। कार ए का बिक्री 850 हुआ है, कार बी का बिक्री 725, सी का बिक्री 650, इस प्रकार से इसका, इस प्रकार से इसका बिक्री हुआ है। तो आपसे कहता है कि कितनी शाखा में कार की बिक्री सभी सह शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक है। यानी पहले क्या निकालना होगा आपको, है ना, ये पूरा कार का औसत निकालना होगा। क्या निकालना होगा, औसत, और उससे कंपेयर करना होगा कि कौन वाला मान ज्यादा है, कितना का मान उससे ज्यादा है, उसकी संख्या बताना होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे, सबको पहले जोड़ना होगा। देखो जोड़ लेते हैं, है ना, 5 5 5 5 10 10 10 के 0 बाकी 1, 5 1 6 2 8 5 13 5 18 18 18 1 19 के 9 बाकी 1, 8 1 9 9 7 16 16 22 22 5 27 27 7 34 34 4 34 4 38, इतना हो गया। अब बटा कितना, 1 2 3 4 5 6, बटा में क्या डाल दोगे, 6 डाल दोगे, है ना। 8 3 11 9 20, कटेगा तो नहीं पूरा पूरा भैया, है ना, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो ऐसा करो, जब पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 8 3 11 9 20 होता है ना, 3 का मल्टीपल आ नहीं रहा, तो इसको भागे दे दो ना, हटाओ ना, यहाँ पे 3890 में, है ना, सीधा सीधी 6 से भागा दे दो, कहोगे 6 छक्का 36, कितना आ गया, 2 9, है ना, 6 4 24, कितना आ गया भैया, तो आ गया 5, फिर आ गया 0, फिर आ जाएगा कितना, 7 8 छक्का 48, 8 बार में कितना आ गया, इसका एवरेज लगभग आ गया 648, कितना एवरेज आ गया, 648 आ गया। अब आपको देखना है कि 648 से, यही कह रहा था कि सह शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी, है ना, माने ऐसा कितना है इसमें, ऐसा कितना माने कार की बिक्री है जो इससे अधिक थी, कहोगे भैया हाँ 850 इससे अधिक थी, यानी ये पूरा का औसत से 850 अधिक थी, है ना। 648 से 725 भी अधिक है, 648 से 650 भी अधिक है, 648 से, है ना, 555 अधिक नहीं है, 648 से इसका बिक्री भी 700 हुआ है जो अधिक ही है, 648 से इसका बिक्री 410 हुआ है जो क्या है, कम है, अधिक नहीं है। यानी कई गो ऐसा कार है जिसका बिक्री इससे अधिक था, तो 1 2 3 4 गो था, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर सी बात है, हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन, है ना, कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 की राशि 13,310 होगा, है ना। यहां पे कुछ नहीं करना, दर जो भी रहे, है ना, आप कुछ नहीं करो, अमाउंट कितना दे रखा है, कहोगे 13,310 है सर, है ना, यह मूलधन का कितना गुना है, यही निकालना है। मूलधन कितना है, 10,000, तो 10,000 का कितना गुना है ये आपको निकालना है ना। अगर ये शून्य से शून्य कट रहा है तो काट दो, है ना। अब यहां पे ये ध्यान दो कि क्या ये पावर 2 में, पावर 3 में, पावर 4 में टूटेगा क्या, तो देखो यहाँ पे शून्य है, तो शून्य हमको वो चीज बता देगा कि हाँ टूटेगा तो कितना में टूटेगा, तो 3 गो 0 है, यानी कि पावर 3 के रूप में ये पक्का टूटेगा, क्योंकि कट तो रहा नहीं रहा है ना, यानी कि 3 वर्ष में होगा दोस्त, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहां पर देखो, उसको हम तोड़ के भी आपको दिखा देते हैं, है ना। क्या 11 का घन करोगे 1331 आएगा, क्या 10 का घन करोगे, है ना, 1000 आएगा, क्या इसको तुम लिख सकता है 11/10, कहोगे जी। और समयवे को तो यहां लिखता है, यानी कि टी वर्ष, है ना, टी बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष, आपका प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि 3 वर्ष में, है ना, 10,000 रुपया जो है 13,310 रुपया हो जाएगा, है ना। चाहे दर निकालना हो, चाहे दर निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, दोनों में इसी प्रकार से क्रिया करके हम निकालते हैं दोस्त, है ना। यहां से भी तुम निकाल सकता था, कोई बड़ी चीज नहीं था निकालना, लेकिन हम यहां से आपको बताए। आगे देखो, कहता है यहां पे अनुमानित, निकटतम अनुमानित मान बताओ, कोई बात नहीं, यहां पे कितना है तो कहोगे 48.9 है, तो इसको क्या 49 लिख सकता है, कहेंगे जी, है ना। 3.9 है तो इसको हम 4 सीधे पढ़ लेते हैं, माइनस इसको हम 3 पढ़ लेते हैं, अब प्लस इसको हम क्या पढ़ लेते हैं, 18 पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसको हल करते हैं दोस्त, हल करेंगे तो यहाँ पे होगा 936 के 100 बाकी 3, 416 और 3 19 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, नहीं ये हल करोगे तो 15 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 6 5 11 के 1 बाकी 1, 9 2 11 के 1 बाकी 1, 211 होगा। देखो तो 211 कोई ऑप्शन में है, कहेंगे जी सर सी में है ना। 211 हो या 211 के आसपास होगा, वो मेरा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अनुमानित मान मैंने निकाला है। चलो 20 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। कहता है यहाँ पे 0 2, बहुत बढ़िया सा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, है ना, अक्सर हाँ रेलवे में पूछ डालता है ना। दूसरा नियामक यहाँ पे 2 3 है, और तीसरा नियामक यहाँ पे 3 1 है, यानी यह तीनों नियामक, तीनों बिंदु जो है एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष है ना।
क्यों? क्योंकि कहता है द्वारा निर्मित त्रिभुज का एरिया बता दो, त्रिभुज का एरिया बता दो, क्षेत्रफल बता दो, है ना। तो त्रिभुज का अगर तीनों शीर्ष नियामक रूप में दिया हुआ हो तो उसको बनाने का तरीका बहुत आसान होता है ना। कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, है ना। तीनों नियामक में से किसी एक को तुम जीरो बना लेना। जैसे मान लो ये पहले से ही जीरो है तो जीरो रहने दो, है ना। इसको में से 2 घटा दो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, है ना। किसी एक नियामक को तुम जीरो बना लो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जीरो ऐड कर देते हैं इसको में, तो जीरो है ये, इसको में -2 ऐड कर देते हैं। या यहाँ पे जीरो ऐड काहे को करोगे, है ना। कहोगे सर जीरो ऐड क्यों करें, क्योंकि वो पहले से जीरो तो है ही, है ना। यानी सिर्फ हम ई वाला में -2 कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जीरो हो जाएगा। यानी इसको लिख सकता है 0 माइनस 0 लिख सकता है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे इसमें -2 कर दिए तो 2 में से 2 गया, क्या बच गया, 0 बच गया। तो किसी एक नियामक को तुम जीरो बना दो। जीरो बनाने क्या करोगे, तो इसको में 0 ऐड करेंगे, इसमें -2 ऐड करेंगे। तो उसी ढंग से अगला में भी जब इसमें किया है तो इसमें भी करना होगा। इसमें 0 ऐड है, इसमें -2, इसमें 0, इसमें क्या करोगे, -2 ऐड करोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। आया बात समझ में, है ना। इस रूप में इसको चेंज कर लो। जब चेंज हो जाए तब मजे में, है ना, हंसते खेलते दौड़ते कूदते आप इसको बना लो। बनाना क्या है, एरिया निकालना है। तो इसको छोड़ देना। अब ये दोनों में देखना, अंदर को अंदर वाला के साथ गुना कर देना, अब बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना करके अंतर निकाल के आधा कर देना, उत्तर हो जाएगा। तो अंदर वाला को अंदर से गुना करोगे क्या होगा दोस्त, कहेंगे 3 होगा। बाहर वाला को बाहर के साथ गुना करोगे कहोगे सर -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। इसी का भैया क्या निकाल देना है, अंतर निकाल देना है, अंतर निकाल देना है, इसका आधा कर देना है। कितना होगा, तो कहोगे 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 हो जाएगा। ठीक है भैया, एरिया कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी अगर ये निगेटिव माना जाए तो आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। आई बात समझ में, नहीं आया तो और बढ़िया बात है, आ गया तक कहने क्या है भैया, आ गया था अगला क्वेश्चन तो देखना मजबूरी है ना। एक क्वेश्चन कहता है कि x का 24%, 24% का मतलब क्या होगा, 24/100 का मतलब गुना 10%, यानी कि 10/100, है ना, 240 है, यानी कि बराबर क्या है, 240। तो x का मान निकालो। क्या नहीं निकाल लोगे, कहेंगे जी हम तो मजे में निकाल लेंगे। इस शून्य से हमारा इस शून्य कट जाएगा, ठीक है ना। आज 24 से 24 कर जाएगा, 24 दहाको कर जाएगा 10 बार में। यानी कि क्या होगा, 30 से गुना करोगे तो कहोगे x गुना यहाँ पे 1 है तो x बराबर 100 गुना 10 गुना 10, यानी 1 पर 1 2 3 4 गो 0। x का मान आ जाएगा 10,000, 10,000, 10,000 ऑप्शन डी में है। तो डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब 22 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को भी, है ना। 23 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दोस्त, ध्यान से समझना, हम लिख देते हैं आपके लिए, sec 4a बराबर कौसेक 3a माइनस का 50, यही लिखा हुआ है क्या, कहोगे जी। तो 4a और 3a नैन कोण है, तो a + 75 का मान बता दो। किसका, a + 75 का। एक बात याद रखना, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूरक पर पूछता है ना। आप पूरक कहते हैं दोस्त, साइन का पूरक होता है कौस, ठीक है ना। साइन ए, है ना, ये मान लो कौस भी है, ठीक है ना। साइन का पूरक होता है कौस, और टैन का पूरक दोस्त होता है कॉट। टैन का पूरक क्या होता है, कॉट। और कौसेक का पूरक होता है सेक। कौसेक का पूरक क्या होता है, सेक, ठीक है ना। अगर साइन ए बराबर कौस बी, या टैन ए बराबर कॉट बी, या कौसेक ए बराबर सेक बी हो, ऐसा अगर हो, यानी कि दो पूरक अगर बराबर हो, तो ध्यान देना यहाँ पे a + b का मान हमेशा 90 होगा, 90 होगा। ये बात आप याद रखना। हम क्या समझा रहे हैं आपको, है ना, हम आपको क्या समझा रहे हैं कि जब दो पूरक बराबर हो जाएगा दोस्त, तो ए दोनों कोणों का योग 90 होगा, ए दोनों कोणों का योग 90 होगा, ए दोनों कोणों का योग 90 होगा। तो यहाँ पे तुम गौर फरमाओ थोड़ा सा कि सेक का पूरक क्या होता है, कौसेक होता है कि नहीं होता है। देखो सेक का पूरक क्या होता है, कौसेक। अब दोनों बराबर है तो ए वाला दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 होगा। यानी 4a + 3a - 50 बराबर 90, है ना।
ये दोनों कोणों का योग ई वाला और ई वाला का योग क्या होगा दोस्त, कह देंगे 90 होगा। अब यहाँ पे 4 या 3 7, ए बराबर हो गया 140, तो ए बराबर हो जाएगा 20। हमसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस 75 का भैया हमको मान बता दो। तो कहोगे ए का मान तो सर आ गया 20, अब 75 इसको मैं ऐड करना है, यानी 95 क्या मेरा उत्तर होगा, 95, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही होगा। क्या कहोगे जी, है ना। तो इस ढंग से इसको याद रखना, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई है, इसको आप दिमाग में रख लोगे। आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कहता है ए और बी किसी व्यवसाय में, यहां पर देखो ए है और ये बी है, कहता है ए और बी किसी व्यवसाय में 42,000 रुपया और 56,000 रुपया, है ना। देखो 42,000 है और 56,000 है, तो हमने सिर्फ लिखा 42 और 56, क्यों, क्योंकि 1000 है तो 3 शून्य से 3 शून्य तो कट ही जाना है, तो 42,000 है, 56,000 निवेश करता है। वर्ष के अंत में उसे इतना रुपया का लाभ होता है, यानी पूंजी अगर इस रेशियो में लगाया तो लाभ भी इसी रेशियो में न होगा। कहेंगे जी, जिस अनुपात में पूंजी लगाता है उसी अनुपात में लाभ होता है, अब बशर्ते कि समान समय के लिए लगा हो, है ना। तो दोनों का पूंजी, कहीं समय का जिक्र नहीं है, सिर्फ लिखा है वर्ष के अंत में दोनों का लाभ की बात किया है, यानी जितना दिन तक पूंजी इसका रहा उतना दिन तक इसका भी पूंजी रहा, अतः लाभ का बंटवारा यही पूंजी के अनुपात में होगा, यही पूंजी के अनुपात में होगा। तो पूंजी का अनुपात हो जाएगा 42:56, वही हमारा लाभ का अनुपात होगा। इसको अब हल करोगे दोस्त, कहोगे 7 का 42, 8 7 56, या 14 तिया 42, है ना। ऐसा करो 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 14 4 56, यानी लाभ बांटेगा 3:4 में, 3:4 में उसका लाभ होगा। अब यहां पर देखो दोनों का लाभ यहां पे कितना दे रखा है, 87,220, यहां से कितना है 7, तो कह दोगे अनुपातिक 7 का वैल्यू हो गया 87,220 रुपया। तो आपको बताना है कि बी का भैया हमको हिस्सा बता दो, यानी ये 4 का भैया हमको मान बता दो, है ना, 4 का हमें मान बता दो। चलो 4 का मान निकाल लेते हैं यहां से, है ना। तो क्या कहोगे, कहोगे 87,220, 87,220 बटा 7 गुना 4, है ना। काटो तो कटेगा, कहोगे जी बिल्कुल कटेगा जी, है ना, बिल्कुल कटेगा। 7 दूनी 14, 7 चौ 28, 7 8 56, एगो सुनना भी तो है ना, हाँ। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 आना है, तो 7 दूनी 14, 7 चौ 28, 7 56, 7 चौ 28, दो ऑप्शन, ये दोनों तो होगा नहीं। मैंने क्या किया, इकाई अंक के आधार पर निकालने का प्रयास किया। मैंने देखा पहले कि ऑप्शन से उत्तर निकल जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने देखा कि 4 दूनी 8 इकाई अंक आ रहा है, तो अंतिम में 8 आ रहा है, तो ये 7 में कितना से गुना करें कि 8 आएगा, कहोगे 4 से, 7 चौ 28, अंतिम में 4 वाला उत्तर होगा, या तो ये होगा या सी होगा। अगर बाई चांस निकल जाता तो काटने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ता। खैर, है ना, काटना कोई हार्ड नहीं था, अतः हम काट भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे 4 है ना, मिट गया, 4 है। चलो काटो, तो यहां पे काटोगे तो कहोगे 62 84, ये आ गया 3 और 2, फिर कहोगे, है ना, 7 चौ 28, 28 का मतलब ये आ गया भैया 4, 4 पर फिर उतरेगा कितना 2, कहोगे 7 का 42, ये आ गया 0, है ना। अब इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 0, 6 चौ 24 के 4, बाकी 2, 416, 2 18, 840 किसमें है भैया, तो इसमें है, इसमें नहीं है, यानी उत्तर आपका सी होगा। आगे क्या आएगा तुम लोग गुना करके निकाल लेना, क्योंकि हमें उत्तर निकालना था सिर्फ, ठीक है। 24 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 6300 को गुना किया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो ये 6300 को गुना किया जाए तो कहता है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है भैया। तो 63 का मतलब क्या होता है, कहोगे सर 9 सत्ते 63 होता है, 9 गुना 7 गुना 100 होता है कि नहीं होता है। हमसे बोला कि बताओ कि इसको में कौन सा न्यूनतम संख्या से हम गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए, है ना कहीं सबको किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए। तो 9 तो भैया 3 का वर्ग है, 100 भी भैया 10 का वर्ग है, लेकिन ये 7 है क्या, कहोगे नहीं, इसको मैं अपने मन से एगो और 7 इसको में ले जाकर डालना होगा, तब 7 का वर्ग बनेगा। यानी इसको में किससे गुना करना होगा दोस्त, कहेंगे सर एगो और 7 रहता ना तो ये दोनों का भी वर्ग हो जाता। तो वही तो क्वेश्चन पूछा था कि भैया इसको में किससे गुना करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो कहेंगे सर 7 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आई बात में सबका वर्ग हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, ये वाला कहता है P और Q की आयु का योग
है ना, P और Q के आयु का योग, Q और R के आयु, Q और R के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, यानी इसका आयु इससे 15 वर्ष क्या है भैया, अधिक है, माना बराबर क्या हो जाएगा 15। तो P की तुलना में R कितना वर्ष छोटा है। कोई बात नहीं, हल करोगे तो अपने आप, अगर क्वेश्चन पूछा है तो P माइनस R निकल जाएगा। यहां पे देखो तो कहोगे P प्लस Q माइनस R बराबर हो जाएगा 15, तो Q कट जाएगा तो हो जाएगा P माइनस R बराबर 15। यही तो मेरा क्वेश्चन था कि P की तुलना में R कितना छोटा है, तो भैया R कितना छोटा है, कह देंगे 15 वर्ष छोटा है, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या कहता है, कहता है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो 1212 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ने पड़ेगी। किसको जोड़ेंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो एक तरीका तो ऑप्शन भी होता है ना, क्योंकि अगर हम 18 जोड़ते हैं, इसको में 18 जोड़ते हैं तो 8 2 10 के शून्य बाकी एक, एक एक 2 एक 3, अंतिम में एगो 0 आता है ना, तो कभी भी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर शून्य आवे तो या तो 2 गो आवे या 4 गो आवे या फिर जोड़ा में आवे, नहीं है ना, शून्य हमेशा जोड़ा में आएगा तब वो पूर्ण वर्ग होगा, है ना। तो अब कहता है कि 1212 में किसको जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमने 18 को जोड़ा, तो अंतिम में जोड़ेंगे तो 8 2 10 का शून्य बाकी एक, 1 2 1 3, अंतिम में एगो शून्य आएगा, वो तो नहीं होगा, है ना। अब इसको जोड़ोगे तब यहाँ पे देखो 7 2 9, है ना, अंतिम में तो भैया 9 आ जाएगा, तो हो सकता है। इसको जोड़ोगे तो अंतिम में 5 हो सकता है, इसको जोड़ोगे अंतिम में 6 हो सकता है, यानी ये तीनों हो सकता है ना। एक तरीका और है निकालने का, है ना, लेकिन वो चीज हम जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे, इसीलिए कि कहीं ना कहीं उसके चक्कर में आप और परेशान हो जाइएगा, क्योंकि डिजिट बहुत छोटा है ना, यह संख्या बहुत छोटा है ना। तो कभी भी जोड़ने और घटाने की बात करें ना, तो आंख मूंद के बेसिक से निकालो, बस आपका बहुत मजे में निकल जाएगा। इधर से जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल निकालने आता है ना, 4 बार नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा, लगा दो 3 बार में, 3 3 9, कितना बचेगा भैया 3, ये होगा 6, ये आ जाएगा 12, 3 बार लगाना कहोगे जी। अब के बार लगेगा तो एक मूलो 6 5 30 ज्यादा, 5 25, 5 बार लगेगा क्या, देखो तो, है ना, 5 बार लगेगा क्या, 5 यहाँ 5 यहाँ, है ना, तो 5 यहाँ, 5 25 के 5 बाकी 2 30 और 2 32, है ना। देखो यहाँ पे 5 बार लगेगा क्या, कहोगे सर 5 बार तो नहीं लग रहा है, 5 बार नहीं लग रहा, 4 बार लगता है इसको में, है ना। 4 बार लगाते तो हो जाएगा 64, 4 416 के 6 बाकी 124 1 25 256 आता, जो लग जाता। 5 बार ज्यादा हो जाता है, तो हमको तो एक बार ज्यादा ही लगाना था, इसीलिए हमने आंख मूंद के 5 बार ही लगा लिए। जितना बार भाग लगे अंतिम में उससे एक बार ज्यादा लगाना, एक बार ज्यादा लगाना। और भैया ये जो घटाना ना, ये माइनस में आपका शेष जो आएगा ना वो माइनस में आना चाहिए। 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा भैया 3, और 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1, माइनस का 13 आ गया। अगर जोड़ने की बात करें ना तो माइनस में शेष बचाना, है ना, यानी कि 13 जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ध्यान रखे, है ना, जोड़ने की बात करें तो शेष माइनस में बचाना, और अगर घटाने की बात करें तो रियल जो प्लस में शेष बचता है वही निकालना। समझ गया बात को। देखो अगर कहे 12 12 12, दोनों को समझ लो, हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब है, यहाँ पे हम सीख रहे हैं। 3 3 9 कितना हो जाएगा, 2 312 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया, यही ना था आपको। 4 बार भागा लग रहा था ना, यहाँ पे 4 बार लग रहा था, कहोगे 4 4 16 100 बाकी 1 24 1 25, है ना, ये होता, यानी 12 में से 6 गया 6, और 10 में से 5 गया 5 56 आता। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा होता यहाँ पे कि क्या घटाया जाए इसमें से कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो मेरा उत्तर आता, है ना, 56 घटाने पर, 56 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बात आया समझ में या नहीं। और अगर जोड़ने की बात करें तो शेष को हम माइनस में बचावेंगे, घटाने की बात करें तो शेष जो रियल में भागा लग रहा है उससे भागा यानी कि प्लस में बचाएंगे, है ना। दोनों का उत्तर मैंने बता दिया, है ना। जोड़ने घटाने की बात कुछ भी करे तो भी आप निकाल लोगे। अब ए प्लस बी का मान यहाँ पे दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान दे रखा है, तो ए और बी के गुणनफल का मान आपसे पूछा, ये कैसे निकालोगे। देखो, है ना, देखो क्या करोगे यहाँ पे कि एक फार्मूला होता है, अगर याद होगा तो ठीक है, और नहीं याद होगा तो बढ़िया बात है ना। वो फार्मूला होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो कहोगे जी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे हम समझा दूं आपको पहले।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सबको याद होता है और इससे जो निकलता है वो बहुत कम को याद रहता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस का 2ab होता है कि नहीं होता है, कहोगे जी सर बिल्कुल होता है। हमें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की बात यहां पे नहीं दिया है, तो अगर इसमें से घटाओगे यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाओ यानी ई वाला से में घटाओगे तो क्या होगा, ई वाला आई वाला कट जाएगा, आई वाला जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4ab होगा, है ना। एक फॉर्मूला ए जो होता है बहुत काम का फॉर्मूला है, यूज ऑफ अलजेब्रा में बहुत काम आता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है ना। तो वो फॉर्मूला आप चाहो तो याद रखो, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का मान यहाँ पे दे रखा था और ए माइनस बी का यहाँ पे मान दे रखा था, तो ये फॉर्मूला से निकालोगे तो ए बी का मान बहुत मजे में निकल जाएगा, ए बी का मान बहुत मजे में निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, सो देखो हम लिख सकते हैं क्या, 4ab बराबर क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 56 का क्या करना है, हमको होल स्क्वायर करना है, अरे तो इसका होल स्क्वायर करना भी आसान है, कहोगे 6 का 36 के 100 बाकी 3, 12 25 60 3 63 के 3 बाकी 6 25 25 शो क्या हो जाएगा 31 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट दिया हुआ है 496। ठीक है भैया, ये क्या आ गया 4ab का मान आ गया। अब यहीं पे चाहो तो ये काम और कर सकते हो, अगर 4 से कट रहा है तो यहीं पे 4 से काट सकते हो, 4 से कट गया है ना, ये क्या करेगा तो कहोगे 7 चौ 28 28 और 3 31, फिर कहोगे 4 से तो 8 चौ 32, कितना आ जाएगा भैया, तो 1 आ जाएगा, फिर 6 फिर 4 चौ 16, यहीं पे काट दो, यहाँ पे 4 से काटो तो कहोगे 12 चौ 48 4 चौ 16, कट गया कि नहीं कट गया, यानी ए बी का मान आपका निकल गया, ई घटा बी, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 6, है ना, यानी कि 660। ऐसे बनाने का बहुत तरीका है। अब प्रश्न है कि एग्जाम में, है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, खैर है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है भैया, ये फॉर्मूला आप याद रखना, और इसके साथ याद रखना तो एक और रख लेना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखो अगर ये दोनों को प्लस करोगे ना तो ई वाला कट जाएगा, यानी कि ई वाला जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों फार्मूला आपका बहुत काम का चीज है, ये दोनों फार्मूला को तुम याद रखोगे। ठीक है भैया, ये तो याद आपको रहता ही रहा है ना, ये दोनों याद रखना। खैर हटाओ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। चलो भैया, तो आज का अंतिम क्वेश्चन को हम क्यों छोड़ें, इसको भी देख लेते हैं। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि 2 पाइप एक्स और वाई एक टैंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पाइप की बात किया है, लो यहाँ पे कर देते हैं, एक पाइप एक्स है और दूसरा पाइप भैया वाई है, जो इसको 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकता है। आगे बोलता है कि पाइप को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट ज्यादा समय लगता है। यानी ये दोनों को खोला तो बाद में पता चला कि इसमें क्या है, रिसाव है, यानी एक छिद्र है ना, जिसके कारण इसको भरने में 48 मिनट का ज्यादा समय लगता है। रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी ये पूछ रहा है ये रिसाव के कारण ये टंकी को खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। खैर सबसे पहले तो यहाँ पे हमको कुल काम निकालना होगा। कुल काम कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकालोगे, कहेंगे सर पहले 24 को ले लीजिए, है ना, इसको में देखो अब 21 का कौन कौन पार्ट है, कहोगे 3 7 21 3 है, 7 नहीं है, 7 को यहाँ पे डाल दो, तो 7 28 के 8 बाकी 2, है ना, इतना हो जाएगा, है ना, गुना कर दिए, यानी कि दोनों का एलसीएम हो जाएगा 168। अब तो एफिशिएंसी निकाल लोगे, क्या कहोगे जी ये 8 बार में चला जाएगा और ये 7 बार में चला जाएगा, नहीं 7 बार में चला जाएगा। खैर अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हम क्या निकालेंगे पहले कि अगर हम 122 को खोलते और रिसाव नहीं होता, उसमें छिद्र नहीं होता, तो ये 168 टंकी को भरने में कितना समय लेता, है ना। एक्स और वाई को अगर हम सिर्फ केवल खोले होते, एक्स और वाई को अगर हम खोले होते तो 168 टंकी भरने में कितना समय लेता, तो 8 और 7 15 से भागा दे देते, कहेंगे जी इतना घंटा का समय लेता। अब कहोगे दोस्त यहाँ पे तो 5 या 15, है ना, 5 या 15 और 3 से काटोगे तो यहाँ पे 3 से तब 7 या 18 ज्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ पे कहोगे कितना भैया, तो 3 से भागा दो ना भैया, तो 5 या 15 7 18 इतने तो होगा। ठीक है ना, इतना होगा, यानी कि इतना घंटा का समय लेगा, यानी इतना घंटा का मतलब 11.1/5 घंटा का समय लेगा। क्या सही बोल रहे हैं,
कहेंगे जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब अगर इसको और तोड़ोगे दोस्त तो इसको कह सकता है तुम कि 11 घंटा तो पूरा पूरा लिया और 1/5 घंटा में 60 से गुना करो, मिनट में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा भैया, तो कहेंगे 12 मिनट का समय लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यानी खाली एक्स और वाई को तुम चालू किया होता, आश्चर्य नहीं होता तो टंकी भरने में 11 घंटा 12 मिनट का समय लगता। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुमने एक्स वाई को तो खोला लेकिन रिसाव के कारण पूरा टंकी भरने में, इसमें रिसाव भी है, रिसाव के कारण पूरा टंकी भरने में 48 मिनट ज्यादा लगा, अधिक लगा, 48 मिनट अधिक लगा। एक क्वेश्चन कर रहा है तो 48 मिनट अधिक लगा और लगना था कितना, 11 घंटा 12 मिनट, तो इसको में 48 ऐड करो, 48 ऐड करो उतना समय लगा, 48 ऐड करोगे तो 48 12 60 यानी कि 1 घंटा 11 घंटा 12 घंटा का समय लगा। कितना का समय लगा दोस्त, कह देंगे 12 घंटा का समय लगा। आई बात समझ में, है ना। ऐसे उसको लगता है 11 घंटा 12 मिनट का समय, लेकिन हिसाब की वजह से उसको 48 मिनट ज्यादा यानी कि इतना ना लग के 48 मिनट ज्यादा यानी कि 12 घंटे का समय लग गया। ठीक है भैया, तो 12 घंटे का समय लगे तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 12 से भागा दे दो। कहोगे सर एक बार में 12 जाएगा, 12 48 यानी कि 14 हो गया। क्लियर सी बात है। अब आप ही बताओ दोस्त यहां पे कि 8 और 7 15, ये कितना हो गया 14। ये तीनों में से एक्स वाई को घटाओगे तो रिसाव का मान निकल जाएगा क्या, कहोगे जी। तो ये तीनों में से एक्स वाई को घटा दो, 14 में से 15 घटाओ, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि रिसाव का एफिशिएंसी क्या आ गया, -1 आया। माइनस क्या बताता है, सबको पता है माइनस क्या बताता है, तो खाली करने वाला पाइप। टोटल खाली करना कितना है, 168। तो रिसाव इसको के घंटा में खाली कर देगा भैया, तो 168 भागा 1 घंटा यानी कि 168 घंटा में खाली करेगा। 168 घंटा में खाली करेगा यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्त, ये सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ और ये बोर्ड पे जो पढ़ा रहे हैं वो क्लास नोट्स का पीडीएफ, दोनों तरह का पीडीएफ है ना। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है केटीसी पीडीएफ बाई कपिल सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उस टेलीग्राम पर हम भेज देते हैं, है ना। क्लास शुरू होने से 1-2 घंटा पहले उसको जरूर आप ज्वाइन कर लोगे, हाँ जरूर ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन का पीडीएफ कहीं नहीं आपको मिलेगा, है ना। पेडे कोर्स में आपको मिलेगा, है ना, जो बिल्कुल वर्ड में होता है, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन रहता है, आंसर रहता है, बना हुआ चीज नहीं रहता उसमें। प्रैक्टिस में बहुत मदद पहुंचाएगा वो आपको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो उसको जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपको बहुत मदद पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आगे का क्लास देने का जोश हमें जो है वो बरकरार रहे, है ना। आप ध्यान रहे, मेरा मेन चैनल केटीसी क्लासेज पर, है ना, कंसेप्ट वाला वीडियो अपलोड होना कल से शुरू हो जा रहा है, उसको देखना मत भूलिएगा, है ना। जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि बहुत आपके एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। कम समय में, है ना, 100% मैथ देने के लिए बहुत मेहनत करके उस वीडियो को हम बनाते हैं आपके लिए, बिल्कुल उसका निचोड़ उसमें होता है और समझ में 100% ही आपको आएगा, 100% आपको आएगा और क्वेश्चन भी 100% आपको बनेगा। तो हमें दीजिए विदा, ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के क्लास में, जब तक खुश रहिए, मगन रहिए, ओके बाय बाय।